अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनाडा का स्टडी वीज़ा और उसमें वहाँ पर जो लोएस्ट फीस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके बारे में जो है ना आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज होती हैं कि हमें कनाडा में वो यूनिवर्सिटीज़ और वो कॉलेजेस के बारे में बताएं जहाँ पर फ़ीस कम हो, क्योंकि बजट का प्रॉब्लम अल्टीमेटली हर बंदे को होता है। तो वो कम बजट वाली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो कंप्लीट बनाई जाए जिसमें कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किन किन एरियाज़ में जो है ना उनके कनाडा की पाई जाती है, जहाँ पर फ़ीस की रेंज जो है ना वो कंपैरेटिवली जो उनके बड़े सिटीज़ हैं उनसे कम होती है। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इसमें आपको कंप्लीट जो है ना लो स्ट्रक्चर वाली कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के बारे में जो है ना ब्रीफिंग आपको मिलेगी, आइडिया मिलेगा। और अगर आप भी कनाडा, USA, इटली, ऑस्ट्रिया या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, फ्री असेसमेंट देंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आपने अप्लाई करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि नई नई वीडियोज़ आपको स्टडी अब्रॉड के बारे में मिलती रहे। दोस्तों अब आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों जो स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं उनका कंसर्न ये होता है कि फ़ीस जो है ना वो रीज़नेबल होनी चाहिए। मतलब SDS के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो फ़ीस जो है ना उसके लिए आपको, क्योंकि 10,000 कैनेडियन डॉलर आपको एज ए GIC सर्टिफिकेट के तौर पे भी डिपॉजिट करवाना होते हैं। और इसके अलावा आपकी जो है ना फ़ीस भी आपको सारी की सारी एडवांस पे करना होती है और बाकी भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो उनका ये होता है कि कम से कम जो है ना फ़ीस का हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज बताएं ताकि उसमें हम अप्लाई कर सकें। नॉन SDS में तो ये ऐसा इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको GIC सर्टिफिकेट जो है ना वो एडवांस में देने की नहीं होती है ज़रूरत, क्योंकि वहाँ पे आपको GIC सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं होती और जबकि आपको फ़ीस भी वहाँ पर एडवांस नहीं भेजना पड़ती, इसलिए वहाँ उसका नॉन SDS का इशू डिफरेंट है। लेकिन SDS में ये प्रॉब्लम है कि लोएस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए स्टूडेंट्स जो है ना वो ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि फ़ीस अगर सबको मिला के आपका GIC सर्टिफिकेट और 15 से 20 हज़ार अगर आपने कैनेडियन डॉलर फ़ीस डिपॉजिट करवानी है तो ये काफ़ी अमाउंट जो है ना बन जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी कम से कम फ़ीस स्ट्रक्चर का हमें कॉलेज बताएं। दोस्तों पहले जो है सस्ती फ़ीस जो है वो क्यूबेक के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में थी। क्यूबेक के जो 10 फेमस हैं उनकी फ़ीस भी कम थी और उनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। लेकिन और भी वहाँ पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी वीज़ा फ़ीस उनसे भी कम है, लेकिन वो इनकी वीज़ा रेशो वहाँ पर अच्छी नहीं बनती। इसलिए अगर आप ये समझें कि अगर आप कम फ़ीस, बहुत कम वाली फ़ीस में चले जाएंगे तो आपकी वीज़ा रेशो हो सकता है उसकी वजह से इफेक्ट पड़े। तो आपने क्यूबेक के उन कॉलेजेस को फोकस करना है जिनकी जो है ना वीज़ा रेशो भी अच्छी हो और उनकी फ़ीस भी मिनिमल हो और एवरेज रेंज में आती हो। यूजुअली जो है क्यूबेक के कॉलेजेस की फ़ीस, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 6 से लेकर 8,000 कैनेडियन डॉलर तक जो है ना वो मिल जाती है। दोस्तों अगर आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको 8 से 10 हज़ार में मिल रहा हो और जहाँ पर टोरंटो वाली साइड पे आपको यही फ़ीस एक साल की 15,000 डॉलर पे करनी पड़ रही हो तो आप अल्टीमेटली आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। कहाँ पर आपने 2 साल की फ़ीस तकरीबन 15,000 पे करनी है और कहाँ पर आपकी जो तकरीबन 1 साल की फ़ीस जो है ना वो 15,000 डॉलर है। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए क्यूबेक जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप वहाँ पे कंसिडर करें, लेकिन उसके उन कॉलेजेस को कंसिडर करें जो कि जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी हो। दोस्तों कनाडा में जो लोएस्ट फ़ीस है वो 7,000 डॉलर से लेकर तकरीबन 10,000 डॉलर तक जो है ना वो हो जाती है। यानी अगर आप 10,000 डॉलर कनाडा में आपको लो फीस अवेलेबल है तो एक बेस्ट ऑप्शन है। 10,000 एक बड़ी रीज़नेबल अमाउंट है। इससे कम में कोई ही होगा जो कि 7,000 में दे रहा होगा, लेकिन उनकी फिर वीज़ा रेशो जो है वो मिनिमल हो जाती है। इसलिए आपने इसको देखना है कि आपने उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है जिनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी हो। दोस्तों अगर आप नोवा स्कोटिया में जाते हैं तो वहाँ पे फ़ीस जो है वो 12 से 13,000 डॉलर तक आपको मिल जाती है। अगर आप न्यू फाउंडरलैंड या लेबॉर्डर में जाते हैं तो वहाँ पर कॉलेज जो है नॉर्थ अटलांटिक का फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है। मेमोरियल यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी रीज़नेबल है। ओंटारियो के डिप्लोमा प्रोग्राम के बराबर उनका जो है ना वो फ़ीस स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा की बात करें तो उसका भी तकरीबन 10,000 डॉलर के करीब जो है ना फ़ी बनती है। तो इसका मतलब है कि 10,000 डॉलर में आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मिल जाते हैं जहाँ पर आप अप्लाई करके वीज़ा रेशो अच्छी के साथ जो है ना आप ले सकते हैं, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और वीज़ा रेशो भी आपको अच्छी वहाँ पर मिलेगी। अब आते हैं कि ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो है बेसिकली डिपेंड किस पर करता है। देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये है कि आप किस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है और उसके बाद जो है ना आपका सिटी कौन सा है जिसमें आप रह रहे हैं,
सिटी के ऊपर भी आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो डिपेंड करता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को अच्छा एरिया चाहिए होता है, अच्छा सिटी चाहिए होता है, अच्छा ही वो चाहते हैं कि जी कोर्स भी उनको बहुत अच्छा हाई-फाई किस्म का मिल जाए। वो सारी चीज़ों के ऊपर जो डिमांड तो करते हैं, लेकिन फिर ये देखें कि जब आप सारी चीज़ों की डिमांड करें तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर भी जो है ना वो बढ़ जाएगा, फ़ीस भी आपको ज़्यादा ही पे करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर कम तो मिल जाता है, लेकिन वो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है ना वो नहीं देते। तो आपने ये भी ज़हन में रखना है कि आपको जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वाले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये अप्लाई करें। कोई अगर कंसल्टेंट आपको कहता है कि जी आपको मैं 2 से 4 हज़ार की यूनिवर्सिटी ले देता हूँ, तो आपने उसको ये ज़रूर देखना है कि वो वहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की परमिशन है। क्या वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेके दे सकती है, उसमें आपको अप्लाई करवा सकती है। तो ये इस चीज़ को, या आपका वो डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आपको नहीं करता होगा तो फिर आप वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और आपको दोबारा से जो है ना नए सिरे से किसी ऐसे कोर्स में या ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसमें पोस्ट स्टडी का ऑप्शन हो, और फिर दोबारा से फ़ीस जो है ना वो पे करनी पड़ेगी। दूसरा ये होता है कि अगर आप कम पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। ड्यूरिंग स्टडी आपको जॉब करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। जैसा कि टोरंटो में जो है बहुत सारे स्टूडेंट टोरंटो में जाते हैं, वहाँ पर जो है उनको जॉब की भी ऑप्शन मिलती है, लेकिन वहाँ पर फ़ीस की जो है ना वो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। टोरंटो और वैनकूवर में आपको लो फीस की कोई यूनिवर्सिटी जो नहीं मिलेगी, उनकी फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है कि क्योंकि वहाँ ये मेन सिटीज़ हैं, इसलिए वहाँ पर आपकी फ़ीसेस ज़्यादा है। दोस्तों अब बातें हैं कि आपके टोटल एक्सपेंस जो है ना वो कितने हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो अगर आपने $10,000 का GIC सर्टिफिकेट बनाया और 13 से $15,000 की कैनेडियन डॉलर आपने फ़ीस की, तो ये तकरीबन 25,000 जो है के करीब बन जाता है आपका, जो आपको इनिशियली डिपॉजिट करवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को और बैंक में अकाउंट ओपन करवा के अपना GIC सर्टिफिकेट जो है ना ये देना होगा। तो ये आपका टोटल बजट होना चाहिए। इसके साथ आपने एम्बेसी फ़ीस और बाकी जो है ना एक्सपेंसेस वगैरह भी पे करने हैं। दोस्तों आप आइडिया हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है ना उनका फ़ीस स्ट्रक्चर बेसिकली 3-4 चीज़ों पे होता है कि आपने कोर्स कौन सा लिया है, आपने सिटी आपने कौन सा सिलेक्ट किया, आपने यूनिवर्सिटी किस तरह की सिलेक्ट की है, और क्या वहाँ पर उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अलाउड है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही आपका एक जो है टोटल पैकेज बनता है। इन सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। और अगर आपके वहाँ पे ऑलरेडी कोई रिलेटिव है और वो आपको जॉब वगैरह की ऑप्शन दे देता है, तो फिर आप किसी छोटे सिटीज़ में भी जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।